Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 16 to 18th of April. Let's start it fast. So here are the questions for today. First is, where is Nandhor Wildlife Sanctuary located? Second is, what is test mission of NASA? Third is, what is hydraulic fracturing technique? ये अनकन्वेंशनल गैस डिपॉजिट्स के लिए टेक्निक होती है, लेकिन क्या क्या होता है इसमें एग्जैक्टली प्रोसीजर वो बताना है. Fourth is, what is ARIA related to? So this we have already covered in PIB news. Fifth is, where can you find Nilgiri Tahir in India and what is its current IUCN status? Okay. And one more thing, friends, for your revision, we have provided the PDF compilations for Hindu and PIB. So you can get them at this link from our website, or the link is also provided in the description. So from June, July till now, the Hindu and AIR, the Hindu and PIB compilations have been provided. Okay. Now let's come to today's news. So first is Second Marshal Arjun Singh Memorial International Hockey Tournament 2019 has kicked off at Chandigarh. तो सेकंड मार्शल थे ये अर्जन सिंह, और उन्हीं के मेमोरी में इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाता है, और इसको ऑर्गेनाइज किया है एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने एट एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड, जो कि चंडीगढ़ में है. ओके. और याद रखना, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तो इसमें इंटरनेशनल है, तो कई सारी कंट्रीज़ के एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड इट इज़ अ befitting tribute to the legend, that is Arjun Singh, and way to express our gratitude towards his contribution to the nation. बस इसमें मेन याद रखना, इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट कंडक्ट किया जा रहा है, और कहाँ पे? चंडीगढ़ में. ओके. ना होम एक्सपो इंडिया 2019 बिगिंस, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. याद रखना, होम एक्सपो 2019 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, और ये 8th एडिशन है इसका, विच हैज़ ओपनड एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा. ठीक है. अब ये 3 दिन का एग्जीबिशन है, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है EPCH, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स. ओके. तो टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, या भी वैसे भी बहुत प्रोमिनेंट और सेक्टर है इंडिया का, जिसको गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करने की कोशिश कर रही है. और अभी जो इस बार की योजना भी अगर आप देखोगे, तो वो टेक्सटाइल्स पे ही बेस्ड है. ठीक है. अब होम एक्सपो इंडिया जो है, इट कवर्स सेक्टर्स विथ मैक्सिमम थ्रस्ट एंड ग्रोथ पोटेंशियल इन होम डेकोर, फर्निशिंग, फर्नीचर, फ्लोरिंग एंड टेक्सटाइल्स. EPCH के बारे में देख लेते हैं. नोडल एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है फॉर हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया. ठीक है. तो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए यदि एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी पूछी जाए, तो EPCH है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स. ओके. और इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग ट्रेड इन हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है. और इसके अलावा इंडिया की इमेज को भी प्रोजेक्ट करता है इन द ग्लोबल मार्केट एज अ रिलायबल सप्लायर. ओके. ना एक्सरसाइज सी विजिल, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हुई थी. मेड इन नेशनल लेवल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज थी, पहली बार की गई थी. और इसको याद रखना बस कि इसको इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था. ओके. कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज थी सी विजिल. एंड वर्ल्ड हेरिटेज डे बीइंग ऑब्जर्व टुडे, दैट इज़ 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया गया. इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. सो हर साल इसको मनाया जाता है टू प्रमोट दी कल्चरल हेरिटेज अक्रॉस द वर्ल्ड. और इस बार की जो इसकी थीम थी, इट वॉज रूरल लैंडस्केप्स. ठीक है. रूरल लैंडस्केप, ये क्या होते हैं ये भी हम अभी आगे देखेंगे. So it is also a day of international solidarity in favor of strengthening and safeguarding heritage worldwide. ठीक है. अब वर्ल्ड हेरिटेज डे जो होता है, इट एम्स टू सीक रिकग्निशन फॉर द पीपल ऑल्सो. तो मतलब जो लोग वर्ल्ड हेरिटेज को सेफगार्ड करने में, उनको प्रिजर्व करने में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स, उनको भी रिकग्नाइज करता है. ठीक है. अब इंडिया के यदि वर्ल्ड हेरिटेज पे आए, तो इंडिया में 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंक्लूडिंग वेस्टर्न घाट, सुंदरबन नेशनल पार्क, ताजमहल, सिटी ऑफ अहमदाबाद. ठीक है. तो
आप इनकी पूरी लिस्ट देख सकते हो कि कौन कौन सी साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि दोज हु आंसर, तो हर कोई मतलब दो दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की बता सकता है. सो देर आर 29 कल्चरल साइट्स एंड 7 नेचुरल साइट्स एंड 1 मिक्सड साइट. कौन सी मिक्सड साइट है बताना मेरे को. ठीक है. अब इंडिया जो है, इट हैज़ द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड. ओके, आई गेस द हाईएस्ट आर इन इटली. ओके, अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ ICOMOS, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स. इन्होंने 1982 में सजेस्ट किया था कि 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को मनाया जाए, और 1983 में फाइनली यूनेस्को ने इसको अप्रूव कर दिया था इस प्रपोजल को. अब रूरल लैंडस्केप्स की बात करें तो 2017 की आइकोमोस की ही जनरल असेंबली में प्रिंसिपल्स कंसर्निंग रूरल लैंडस्केप्स एज हेरिटेज इसको अडॉप्ट किया गया था. तो यहाँ पे रूरल लैंडस्केप की डेफिनेशन दी थी, विच वाज डिफाइंड एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एरियाज. ओके, प्लीज़ इसके डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना और इसको याद रखना. टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरियाज दोनों को प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन नेचर इंटरैक्शन. ओके, को प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन और नेचर के इंटरैक्शन से यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड अदर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरियाज को प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन और नेचर के इंटरैक्शन से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड अदर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वाया एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पेस्टोरलिज्म, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर रिसोर्सेज सच एज सॉल्ट. ठीक है. तो वो सब कुछ मिला के रूरल लैंडस्केप में आएगा. ये मल्टी फंक्शनल रिसोर्सेज होते हैं, और इसके अलावा इनके कल्चरल मीनिंग्स भी होते हैं विच आर एट्रीब्यूटेड टू देम बाय द पीपल एंड कम्युनिटीज़. तो सारे रूरल एरियाज जो हैं दे आर लैंडस्केप्स and they encompass an increasing accumulation of tangible or intangible heritage, which is in constant adaptation to environmental, cultural, social, political and economic conditions. ठीक है. तो रूरल लैंडस्केप बेसिकली हर चीज़ को कंप्राइज कर रहा है, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल हेरिटेज को भी, और इन्वायरमेंटल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी. And they are the most common type of continuing cultural landscape. Next news is about kakapo, that is rare world's fattest parrot. और ये न्यूज़ में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीडिंग सीजन. ठीक है. तो ये आप जो पिक देख रहे हो कैकापो की है. तो ये वर्ल्ड का फैटेस्ट पैरेट है, एंड इट इज़ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैकापो, और इट हैज़ enjoyed a रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्रीडिंग सीजन. और न्यूजीलैंड में ये हुआ है. तो न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, इट इज़ एडिंग द स्पीशीज़ यूनिक मेल्टिंग स्प्री. तो कैकापो जो है ये बहुत अनयूजुअल पैरेट है, और फीमेल्स जो हैं वो ब्रीडिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं, और दे मेट एवरी 2 to 4 years. ठीक है. तो हर 2 या 4 साल में ही मेट करते हैं. व्हेन न्यूजीलैंड्स नेटिव रिमू ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट. तो ये भी याद रखना कि न्यूजीलैंड में रिमू ट्रीज पाए जाते हैं. तो जब वहाँ पे वो ट्री पूरा फ्रूट से लद जाता है, उसी टाइम पे दे मेट. ओके. और रिमू ट्रीज जो हैं दे हैव प्रोड्यूस्ड अ बम्पर क्रॉप दिस ईयर. और कैकापो का के नाम का जो मतलब है, इट इज़ नाइट पैरट. ओके, इन माओरी. तो माओरीज भी जो है वो न्यूजीलैंड की इंडिजिनस ट्राइब है, तो उन लोग ने इसको नाम दिया है कैकापो. एंड दे आर केप्ट ऑन 4 प्रीडेटर फ्री आइलैंड्स ऑफ द न्यूजीलैंड कोस्ट. ठीक है. प्रीडेटर फ्री आइलैंड्स पे रखा गया है. अब न्यूजीलैंड का जो कैकापो रिकवरी प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा टाइटली मॉनिटर्ड है, एंड दैट although they remain in the wild, each one has a radio transmitter attached to its body and there are monitoring systems embedded in their nest. तो इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग की हुई है कि वो अगर वाइल्ड में भी रहते हैं, लेकिन हर मतलब कैकापो पे उनकी बॉडी पे ट्रांसमीटर अटैच्ड है, और उनके नेस्ट में भी मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं. ओके. So it is claimed that kakapo is probably one of the most intensively managed species in the world.
Now NASA astronaut is to set record for longest space flight by a woman. ओके, तो ये नासा की एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीना कोच। तो ये अब एक मिशन पे जा रही है ऑन ISS, दैट इज़ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड इनका जो मिशन रहेगा वो 328 डेज का रहेगा। सो दिस विल सेट अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। ओके, तो ऐसे ही मतलब जो लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट वैसे बनाई गई है, इट इज़ बाय अ मैन, और वो 340 डेज एक सिंगल स्पेस फ्लाइट में रहे हैं। और ये एक्सटेंडेड मिशन जो हैं ये क्यों किए जाते हैं? सो दिस विल हेल्प साइंटिस्ट डेटा, ठीक है, कि लॉन्ग ड्यूरेशन के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बियॉन्ड दोज ऑफ द नॉर्मल 6 मंथ स्टेशन एक्सपीडिशन। तो नॉर्मली 6 मंथ का एक्सपीडिशन होता है, तो एक्सटेंडेड यानी 6 मंथ से ज़्यादा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, एंड इससे क्या होगा फिर फ्यूचर में? तो दिस विल सपोर्ट फ्यूचर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस टू द मून एंड मार्स। ओके, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो मून और मार्स पे अगर आगे भेजनी हो तो उसमें ये हेल्प करेगा। ओके, नाउ दीपम, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने गाइडलाइंस इशू किए फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स ऑफ CPSEs। CPSEs क्या होते हैं? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ओके, अब इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि नॉन कोर एसेट्स होते क्या हैं। तो नॉन कोर एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि या तो एसेंशियल नहीं होते हैं, या फिर कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस में उनका यूज़ अब नहीं करती है। ओके, तो जो नॉन कोर एसेट्स होते हैं दे आर ऑफन सोल्ड व्हेन अ कंपनी नीड्स टू रेज कैश। तो एसेट तो है लेकिन उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए कंपनी उनको बेच देती है जब उनको कैश रेज करना होता है। ओके, तो कोई भी अगर उनके ऊपर डेट आ जाए तो उसको पे डाउन करने के लिए इनको सेल किया जाता है। तो ऐसे कौन से एसेट्स हो सकते हैं? ये कोई भी एसेट हो सकते हैं जो कि उस कंपनी की कोई सब्सिडियरी हो या फिर दूसरी कंपनी में उनकी होल्डिंग हो। ओके, और इसके अलावा रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, करेंसीज, सिक्योरिटीज़, ये सब नॉन कोर एसेट्स में आते हैं। ओके, और कोई फैक्ट्री या प्रॉपर्टी भी यदि है जो कि वो कंपनी नहीं यूज़ करी है, दैट इज़ अ नॉन कोर एसेट। आप बेसिक इसका फंडा समझ गए होंगे कि वो कंपनी के लिए एसेट है लेकिन वो अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, इसलिए इट इज़ नॉन कोर। अच्छा, ये कैसे समझ में आएगा कि कौन से एसेट कोर है या नॉन कोर है? सो दिस इज़ एंटायरली रिलेटिव टू द कंपनी। तो ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जो एक कंपनी के लिए नॉन कोर हो लेकिन दूसरी कंपनी के लिए कोर एसेट हो, तो इसीलिए कि दूसरे को सेल करके आप अपना कैश रेज कर सकते हो। ओके, नाम राइफल्स एंड द इशू ऑफ डुअल कंट्रोल। तो आसाम राइफल्स को याद रखना, दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। सो इट इज़ आसाम राइफल्स, और ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया के। ओके, अब डुअल कंट्रोल वाली बात क्या है? तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, इस वजह से कई बार इसको पुलिस किया जाता है। जो इसका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। तो अभी एक पिटीशन गया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और इसमें कहा है फंक्शंस जो हैं आसाम राइफल्स के वो पैरामिलिट्री फोर्स जैसे हैं, तो इसकी वजह से उसको पुलिस फोर्स की तरह कैटेगराइज करना वो आर्बिट्री है, अनरीजनेबल है, और जो असम राइफल्स के पर्सनल है उनके राइट्स का भी वायलेशन है। तो इस पिटीशन क्या है? ये एक्चुअली में सीख करना चाहता है ग्रांट ऑफ पे अलाउंसेस एंड एक्स सर्विसमैन फैसिलिटीज एट पार विद द इंडियन आर्मी। ओके, तो अब इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन याद रखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट अभी यहाँ पे पिटीशन गया है। ओके, नाउ April 17 इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। अब हीमोफीलिया क्या होता है? ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि ज़्यादा, ओके, सो इट इज काइंड ऑफ जेनेटिक, जिसमें ब्लड की एबिलिटी टू क्लॉट इज सिवियरली, कोई चोट वगैरह लगती है इनकी वजह से ही खून बहना रुकता है। ओके, वहां पे क्योंकि ब्लड थिकन हो जाता है,
सो दैट तो वो ज़्यादा ब्लड लॉस होगा. ओके, सो दैट इवन अ माइनर इंजुरी कैन कॉज. ओके, और जेनेटिक्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन द वे द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेन आर मोर वल्नरेबल टू हीमोफीलिया देन विमेन. ऐसा क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से होता है. तो अगर कोई लड़की, तो गर्ल्स में क्या होता है, एक्स वाई का वो कॉम्बिनेशन रहता है क्रोमोसोम्स का. तो अगर एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, सॉरी एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन रहता है. सो अगर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है और अगर दूसरा एक्स क्रोमोसोम, इट कैन कंपनसेट फॉर इट. तो इसकी वजह से शी इज़ अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, लेकिन उसको खुद को हीमोफीलिया की कोई कंडीशन नहीं होगी. और केवल यदि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स यदि डिफेक्टेड हैं, सो देन ओनली शी विल सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया. ओके, लेकिन यदि अगर कोई लड़का है, इफ अ बॉय इज बोर्न विद अ डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, तो उनके बॉयज़ का क्या रहता है, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन रहता है. ओके, तो देर इज नो सेकेंड एक्स क्रोमोसोम टू कंपनसेट फॉर इट, एंड दस द गाय विल सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया. ओके, तो जिसकी वजह से हीमोफीलिया मेन में ज़्यादा कॉमन होता है. ये बहुत रेयर डिसऑर्डर है और इसका कोई क्योर नहीं है. इट अलाउज अ पर्सन विद द कंडीशन टू एंजॉय अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इसके लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्लॉटिंग फैक्टर मेडिसिन आती हैं प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक इट. और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब्स के साथ में. सो ये सब जो फ्री सोर्सेज रहते हैं यूट्यूब वेबसाइट्स पे, तो वो इसीलिए ही होते हैं फॉर दोज हु कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव कोचिंग्स इन दिल्ली एंड बैंगलोर एंड चेन्नई. ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही होता है. तो आप खुद भी पूरा इसका फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो खत्म नहीं कर पाते. ओके, so that's all friends, and have a nice day and keep revising, keep learning. Okay.